स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और सीधा चलते हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। पहले देहरादून में किस प्रकार का पर्यावरण होता था, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ता था, थोड़ी सी भी गर्मी बढ़ती थी तो तत्काल वर्षा हो जाती थी। पहले इस प्रकार का होता था और आप देख रहे होंगे 44 डिग्री या 45 डिग्री तापमान देहरादून का हो गया है। अनेक स्थानों पर 50 डिग्री, 52 डिग्री, 53 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंतन का विषय है और इन सब के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, समन्वय के लिए, संतुलन के लिए जरूरी है कि हम सब वृक्षों को लगाएं। वेदों और पुराणों में हमारे वृक्षारोपण और वृक्षों की देखभाल को भी पुण्य कार्य के रूप में बताया गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड ने प्राचीन काल से ही अपनी परंपराओं के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को लेकर प्रतिबद्धता रही है। इसलिए उत्तराखंड को देवभूमि और प्रकृति का प्रदेश कहा जाता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ ही प्रकृति की जो हमारी अनुपम छटा है, शुद्ध वातावरण हमारे प्रदेश की एक विशेष पहचान है कि अगर देवभूमि के बारे में कहीं चर्चा होती है तो निश्चित रूप से सबके मन में ये प्रकृति का जो हमारे यहाँ पर एक प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे राज्य को देन है, वो सबके विचार में आती है कि देवभूमि उत्तराखंड का जैसे ही नाम आता है तो सबके मन में विचार आता है, वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है और पूरा का पूरा एक शुद्ध परिवेश, शुद्ध पर्यावरण से आच्छादित अगर कोई राज्य है तो राज्य हमारा राज्य देवभूमि उत्तराखंड है। हमारे यहाँ देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी हिस्सों से लोग आध्यात्मिक, धार्मिक और शुद्ध वातावरण में स्वयं की खोज के लिए यहाँ लोग आते हैं। मां गंगा यमुना की गोद में बसे हमारे प्रदेश को प्रकृति का परम आशीर्वाद प्राप्त है। लेकिन आज कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े हो गए हैं। बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए हम सबका कर्तव्य बनता है कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दें। एकजुट होकर हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करें। आइए आज हरेला पर्व के इस पावन अवसर पर हम सब लोग आज यहां से एक प्रण लें कि हम अपनी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित कर भावी पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण देने हेतु हर संभव वो काम करेंगे जो मेरे लिए नैतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से जरूरी है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा इस बार हरेला की थीम पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली, लाए समृद्धि और खुशहाली, ये थीम रखी गई है। मैं इस अवसर पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने घर, खेत या अपनी खाली पड़ी भूमि पर पौधारोपण कर अपने आसपास हरियाली लाने का काम अवश्य करें। इस काम से न केवल पर्यावरण की रखवाली होगी बल्कि समृद्धि और खुशहाली भी होगी। हमारी सरकार ने हरेला पर्व के अवसर पर बृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत पूरे प्रदेश में 50 लाख पौधे रोपित करने का संकल्प लिया है। कुछ जिलों में जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए वन विभाग ने विशेष पहल करते हुए इस बार हर परिवार को 2-2 फलदार वृक्ष भी वितरित किए गए हैं। मैं ऐसे परिवार जिनको ये पौधे प्राप्त हुए हैं, विशेष स्तर पर उनसे आह्वान करना चाहूंगा
कि आप उन पौधों को रोपने के साथ ही उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी रक्षा भी करें, ताकि कोई भी पौधा जिसको आपने रोपण किया है वो किसी भी स्थिति में सूखे ना, बल्कि उसका संवर्धन हो, उसका संरक्षण हो और आने वाले समय में वो हमको फल और शुद्ध वायु देने का काम करे। हरेला के अवसर पर मैं सभी विद्यालयों, कॉलेजों, जनप्रतिनिधियों, निकायों तथा सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों से भी आह्वान करना चाहूंगा कि आप अपने परिसर। देहरादून से अभी आप सीएम धामी को सुन रहे थे और बढ़ते आगे उत्तराखंड में मनाया जा रहा हरेला पर्व प्रकृति को महत्व देने की परंपरा। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड सूचना विभाग ने शुरू की नई पहल, हरेला की वृक्षारोपण की तस्वीरों को #हरेला 2024 पर करे टैग पेस्ट। 10 तस्वीरों को DIPAR के पेज पर किया जाएगा फीचर। तो उत्तराखंड में जो है हरेला पर्व मनाया जा रहा है और सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं भी दी है। तो बता दें कि प्रकृति को महत्व देने की परंपरा है इस पर्व के जरिए। वहीं उत्तराखंड सूचना विभाग ने जो है एक नई पहल शुरू की है और हरेला के वृक्षारोपण की तस्वीरों को #हरेला 2024 पर टैग करने को कहा है और बेस्ट 10 तस्वीरों को DIPAR के पेज पर फीचर भी किया जाएगा। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है। आपको बता दें प्रकृति को महत्व देने का विशेष परंपरा इस पर्व से जुड़ा हुआ है और ऐसे में हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें। उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हरेला हमारे प्रदेश का लोक पर्व है। इस दिन हम सब मिलके प्रकृति में हरियाली बढ़ाने का प्रयास करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, वृक्षों की रक्षा की प्रतिज्ञा करते हैं और इसी प्रकार से हम लोग इस वर्ष भी हरेला को बहुत ही व्यापक स्तर से सभी भाई बहनों को, बच्चों को जोड़कर हरेला का पर्व मनाएंगे और प्रदेश की खुशहाली, हरियाली के लिए हम सब प्रण करेंगे। तो उत्तराखंड सूचना विभाग ने इस पर्व को लेकर एक नई पहल भी शुरू की है जिसमें हरेला के वृक्षारोपण की तस्वीरों को #हरेला 2024 पर टैग करने को कहा है और बेस्ट 10 तस्वीरों को DIPAR के पेज पर फीचर किया जाएगा। तो पूरे उत्तराखंड में बड़े ही धूमधाम से हरियाली का ये पर्व हरेला मनाया जा रहा है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को बधाई भी दी है। प्रकृति को महत्व देने से जुड़ा ये पर्व बताया जा रहा है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमें कैंतुना देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब है सबसे पहले जिस तरीके से हम देखें पूरे उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जा रहा है बड़े हर्षोल्लास के साथ और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है इसको लेकर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। लेकिन आप ये बताइए इस पर्व की क्या मान्यता है, क्यों मनाया जाता है?
देखिए, उत्तराखंड में हरेला पर्व सीधे तौर पर पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पहले इसे व्यक्तिगत रूप से या कुछ जगहों पर सामाजिक संस्थाएं मनाने का काम करती थी, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि प्रदेश सरकार की तरफ से इसे एक लोकल जो स्थानीय जो पर्व होते हैं, जो राज्य के जो पर्व होते हैं, उन पर्वों के रूप में मनाने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। विगत पिछले 3 सालों से लगातार सरकार की तरफ से यही प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है कि हरेला पर्व पर उत्तराखंड राज्य में हर व्यक्ति की जन सहभागिता बढ़ सके, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में वो वृक्षारोपण यहाँ पर कर सके, और उत्तराखंड राज्य जो लगातार पूरे देश और दुनिया को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है, उस दिशा में आगे बढ़ने का काम यहाँ पर हो सके। लगातार उत्तराखंड सरकार और जो सरकार के जो विभाग हैं वो इस हरेला पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने का काम करता है। और इस वर्ष ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील पर सामाजिक संस्थाओं ने भी विभिन्न लोगों, जो दूसरे जो क्षेत्रों में जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ इस हरेला पर्व को मनाने का निर्णय यहाँ पर लिया। पूरे प्रदेश भर में कह सकते हैं कि इस समय हरेला की धूम यहाँ पर मची हुई है। और राज्य सरकार की अगर हम बात करते हैं तो राज्य सरकार में अकेला जो वन विभाग है, जिसके कंधों पर पूरे फॉरेस्ट पर्यावरण संरक्षण जिम्मेदारी होती है, उसने 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य इस हरेला पर्व पर यहाँ पर अपना निर्धारित रखा है। इसके अलावा कृषि विभाग की अगर हम बात करते हैं तो कृषि विभाग ने 15 लाख से ज़्यादा पौधों का रोपण करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा है, जिसमें अभी तक विभाग के पास विभिन्न विभागों की जो डिमांड आई है पौध लगाने के लिए, फलदार वृक्षों को लगाने के लिए, वो 9 लाख से ज़्यादा की डिमांड अब तक उसके पास पहुँच चुकी है। ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि हरेला पर्व की ऐसे शुरुआत यहाँ पर हो गई, तो ये समझा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में इस समय हरेला पर्व की जो धूम मची हुई, उस हरेला पर्व को लेकर सभी लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए, इस हरेला पर्व को मनाने के लिए लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं और लोगों से आगे बढ़ चढ़कर जो पौधे रोपे जा रहे हैं, जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, उसको संरक्षित करने के भी संकल्प लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है। तो पूरे उत्तराखंड में इस समय हरेला पर्व की धूम है और लोग इसे अपने सांस्कृतिक पर्वों की तरह इस हरेला पर्व को मनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। जी अभय, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पक्ष और विपक्ष सभी इस पर्व को जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लेकिन अभी हम देखें तो टेक्नोलॉजी का जमाना है और ऐसे में उत्तराखंड सूचना विभाग ने इसको भी सोशल मीडिया से जोड़ कर देखा है और उन्होंने कहा कि हरेला पर्व के जो वृक्षारोपण की तस्वीरें हैं उनको ट्रेंड कराया जाए, #हरेला 2024 पर टैग करने को कहा है और 20 से 10 जो तस्वीरें होंगी उनको भी DIPR के पेज पर फीचर किया जाएगा। देखिए, इसे आप सूचना विभाग के उस पहल के रूप में जोड़ सकते हैं जो लोगों को इस हरेला पर्व से जोड़ने के लिए और उस हरेला पर्व को मनाने के लिए लोगों को और आकर्षित करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अभी तक लोग जो अपने ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर अपना सेल्फी डाला करते थे, सेल्फी के माध्यम से दूसरी चीजें डाला करते थे, अब पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में भी वो अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से सूचना विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि बस बेस्ट 10 पिक्चर्स को वो अपने DIPR के जो पेज है उस पेज पर डालने का काम करेंगे, तो फिर ऐसे में लोगों के अंदर और ज़्यादा उत्सुकता यहाँ पर आएगी, लोग ज़्यादा आकर्षित होंगे और इस हरेला पर्व को मनाने के लिए काम करते हुए नजर आएंगे और वृक्षारोपण करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि सीधे तौर पर अभी तक बहुत सारे कंपटीशन इस सोशल मीडिया पर इस सेल्फी को लेकर हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से सूचना विभाग ने इसे आगे जोड़ने का काम किया, तो ऐसा समझा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में जो खास तौर पर जो युवा वर्ग है जो इस समय हरेला को मनाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, वो और बेहतर तरीके से इस हरेला को मनाएंगे, लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष या हरे जो वृक्ष होते हैं जिससे ऑक्सीजन या फिर पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, उसको लगाने का काम यहाँ पर करेंगे। ये समझा जा सकता है कि इस समय सरकार तो सारी दिशा में काम कर ही रही है, लोगों से भी अपील की जा रही है, सामाजिक संगठन भी इस दिशा में अपील कर रहे हैं और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हरेला पर्व पर अपना वृक्षारोपण यहाँ पर कर सकें, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा सकें। पूरे उत्तराखंड में यह समझा जा सकता है कि जो काम अभी तक हुआ, इस बार कृषि विभाग ने लोगों को निःशुल्क पौधे देने का काम यहाँ पर किया है कि जो लोग वृक्षारोपण करना चाहते हैं, फलदार वृक्ष लगाना चाहते हैं, उनको कृषि विभाग की तरफ से निःशुल्क पौधे देने का काम यहाँ पर किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे यहाँ पर लगाए जा सके। और कोशिश यही है उत्तराखंड में कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ सके, ताकि जो जिस तरह से कोविड की महामारी के बाद एक संदेश लोगों में आया था, लोगों के बीच में एक अवतरण हुआ था कि पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है, तो उस दिशा में लोग आगे बढ़ते हुए भी नजर आएंगे। जी
बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो पर्यावरण को मजबूत करने की दिशा में ये एक बड़ा कदम जो है माना जा सकता है। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से है, जहां केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में राज्य की ऊर्जा और नगर से संबंधित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में भारत सरकार के ऊर्जा और नगर विकास के उच्चाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव के साथ साथ राज्य के संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों से भी अवगत कराया। और खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वर्चुअल माध्यम से भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया, जहां आगामी 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक के एजेंडे पर विस्तृत चर्चा की गई। विकसित भारत इसकी मुख्य थीम है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के सभी विभाग इस बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबर श्रीनगर से है, जहां शंकराचार्य स्वामी अधोक्षजानंद महाराज ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इस दौरान अमरनाथ यात्रा के साथ साथ धर्म स्थलों के विकास और राज्य में संस्कृत भाषा के विस्तार पर चर्चा की। शंकराचार्य ने उपराज्यपाल को रुद्राक्ष की माला प्रसाद स्वरूप भेंट भी की। जी मनोज सिन्हा से अधोक्षजानंद महाराज मिले और रुद्राक्ष की माला उन्हें भेंट की। और वहीं मंगलौर उपचुनाव के बाद मंगलौर में शरारती तत्वों का तांडव भी शुरू हो गया है। एक समुदाय की माने तो उनका कहना है कि देर रात मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के समर्थकों द्वारा विजयी जुलूस निकालने के दौरान एक पक्ष के मकान और दुकान पर पथराव किया गया, साथ ही लाठी डंडे मारने की बात भी कही, जिसके बाद सभी लोग ने मंगलौर पुलिस चौकी पर जाकर हंगामा काटा और शरारती तत्वों पर मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। वहीं एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि सभी हुड़दंग करने वालों को चिन्हित किया जा रहा है और सभी पर विसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। और में कुछ लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अभी वीडियो के बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो के तथ्य क्या हैं और उसमें जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की। जब ये इनका जुलूस निकला हम छत पे से देख रहे थे, यहाँ पर ऐसा हुआ इन्होंने इनके हाथों में डंडे थे और पूरा शोरगुल था। ये बड़ानों को बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। अब दरवाजा और ईंटी दे दे के मारी इन्होंने। अब डंडे ये देखो ये ईंटी पड़ी ये देखिए आपको यहाँ पर अध्याय मार रखे हैं। अंदर घुस के मार के जिससे लोग वो तो गेट बंद करके डंडा मार के चले गए। बहुत गंदे तरीके रखा है इन्होंने। खबरों में बढ़ते आगे, जोशीमठ मलारे पुल के पास गिरते पत्थरों के बीच 2 मजदूर मलबे में दब गए। वहीं मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई और पुलिस कोतवाली जोशीमठ द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि 2 व्यक्ति मड़वारी पुल के पास मलबे में दबे हुए हैं और इसके लिए मदद की जरूरत है। घटनास्थल पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गिरते पत्थरों के बीच एसडीआरएफ की टीम ने सूझबूझ से एक मजदूर का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि दूसरे का शव पुलिस ने बरामद कर लिया। उधर को दबाओ, उधर को दबाओ।